वेलकम टू टारगेट हरियाणा। आज हम पंचायती राज का सेकंड लेक्चर करेंगे। इससे पहले हम पंचायती राज के बारे में बेसिक चीज़ें और इंडिया में पंचायती राज कब लागू हुआ उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अब आज हम बात करेंगे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की, यानी कि हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था जो है कब लागू की गई और ये कैसे कैसे जो है लागू की गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू में देख लेते हैं। 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में पंचायती राज जो है लागू हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा में पंचायती राज कब लागू हुआ, तो वो है 22 अप्रैल 1994। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसमें कुल 21 चैप्टर हैं और 280 जो है धाराएं हैं। तो हम एक एक करके चैप्टर वाइज जो है पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर में कितनी धाराएं आती हैं और किस धारा में क्या लिखा गया है, और जो चैप्टर है कौन से चैप्टर में किस चीज़ की बात की गई है ये भी हम जानेंगे। क्योंकि पेपर में जो है ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये वाली चीज़ जो है कौन से चैप्टर में आती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं चैप्टर 1। चैप्टर 1 में जो है 2 धाराएं आती हैं, धारा 1 और धारा 2। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चैप्टर 1 में है क्या, चैप्टर 1 में है सबसे पहले प्रीलिमिनरीज, यानी कि प्राथमिक और शॉर्ट टाइटल। जो प्राथमिक और शॉर्ट टाइटल है वो दिया गया है पहले चैप्टर में। ठीक है, और ये धारा 1 के अंडर आता है। देखिए मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप, यानी कि एक तो आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कि चैप्टर 1 में इनमें से कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आपको ऑप्शन में दे देगा वो। और डायरेक्ट क्वेश्चन जो है इसी तरह बनेगा जैसे मैं आपको हिंदी में करवा तो रही हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो है इंग्लिश में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। और इंग्लिश में जैसे कि मैं आपको प्रीलिमिनरीज बोल रही हूँ, तो पेपर में आपको एग्जैक्ट जो है यही वर्ड, शॉर्ट टाइटल है, यही वर्ड जो है एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो उससे आपको आसानी होगी। मैं आपको साथ साथ समझाती भी जाऊँगी और हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताती भी जाऊँगी ताकि आपको क्वेश्चन जो है डायरेक्ट एग्जाम में समझ में आए। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं 21 चैप्टर में से सबसे पहले चैप्टर की, यानी स्टार्टिंग की। यानी कि इसमें पहले चैप्टर में 2 धाराएं आती हैं। ये इसलिए बता रही हूँ, 2 धाराओं के बारे में इसलिए बता रही हूँ कि इसमें 2 धाराएं आती है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें ऑप्शन से जो है आंसर पता चल जाता है। यानी कि आपको कई बार पहली 2 धाराएं याद रह जाएंगी और तीसरी अगर धारा दी होगी तो उसका आपको नहीं भी याद होगा, तो आप उससे ऑप्शन से टिक कर पाएंगे कि पहली 2 धाराओं में तो ये वाली बात थी, मेरे को अच्छे से याद है, तीसरी धारा में क्या था वो मुझे याद नहीं है, चौथी धारा अगर आपको याद है तो उस हिसाब से आप जो है आंसर निकाल पाएंगे ऑप्शन से। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रख के चलनी है कि कौन से चैप्टर में कितनी धाराएं आती हैं। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्राथमिक और शॉर्ट टाइटल दिया गया है धारा 1 में। ठीक है, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देती हूँ। यानी कि पंचायती राज अधिनियम 1994 जो है वो क्या है, इसका विस्तार जो है कैसे हुआ और ये कब लागू किया गया, ये जो है प्राथमिक चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कहाँ पे हैं, ये चैप्टर 1 में है। और कौन सी धारा के अंडर आता है, ये धारा 1 के अंडर आता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है और जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आपको चीज़ें पढ़नी है। आप साथ के साथ नोट भी कर सकते हैं और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक भी डाल दूंगी, आप वहाँ से पीडीएफ भी ले पाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर 1 में और किस चीज़ की बात की गई है, तो वो की गई है आपकी डेफिनेशंस ऑफ सरपंच, पंच, कमिश्नर एंड चेयरमैन एक्सेट्रा। यानी कि जो डिप्टी कलेक्टर होता है, कमिश्नर होता है, चेयरमैन होता है, सरपंच होता है, पंच होता है या कोई प्रधान होता है, जितने भी जो ये पोस्ट होती हैं पंचायती राज में, इन सब की जो डेफिनेशंस है यानी कि परिभाषाएं जो हैं वो उनकी बात कहाँ की गई है, तो वो भी चैप्टर 1 में बात की गई है। पंच, सरपंच, कमिश्नर और चेयरमैन आदि की परिभाषाएं दी गई हैं धारा
2 के अंडर आती है ये, ठीक है। चैप्टर 1 के अंडर आती है और धारा कौन सी है, 2 है, ठीक है। तो मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अब जो है डेफिनेशंस का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पंच होता है, सरपंच होता है, ये कैसे बनाए जाते हैं, ये क्या करते हैं, इनके बारे में इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इनकी डेफिनेशंस है। यानी कि पंच की डेफिनेशन दी गई है कि इसको कैसे चुना जाता है, इसका क्या काम होता है, इसके बारे में कि पंच होता क्या है। ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ बताई गई हैं, ये चैप्टर 1 में बताई गई हैं, धारा 2 के अंदर, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिले। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ जाओ, 1 और 2 धाराएं हमने पढ़ ली हैं, अब हम पढ़ेंगे, जैसा कि आपको पता ही है पहले चैप्टर में सिर्फ 2 धाराएं थी। अब हम बात करें सेकंड चैप्टर की तो तीसरी धारा से लेकर छठी धारा तक जो है चैप्टर 2 के अंडर आती हैं, ठीक है। अब चैप्टर 2 में किस चीज़ की बात की गई है, सबसे पहले हम वो बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, इस चैप्टर में यानी कि सेकंड चैप्टर में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के कार्यकाल, इसकी शपथ और इसका इस्तीफा और कैजुअल वैकेंसी की बात जो है वो की गई है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के जितने भी मेंबर होंगे ना, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनके कार्यकाल के बारे में कहाँ बात की गई है, चैप्टर 2 में, ठीक है। उनकी जो शपथ होती है, वो जो शपथ लेते हैं पद ग्रहण करते टाइम, तो उसकी बात कहाँ की गई है, तो वो भी आपकी चैप्टर 2 में की गई है। ये जो इस्तीफा देते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं, तो वो भी कहाँ पे बात की गई है, वो भी आपकी चैप्टर 2 में की गई है। कैजुअल वैकेंसी यानी कि इसकी बात भी चैप्टर 2 में की गई है। कैजुअल वैकेंसी होती क्या है, मान लो अगर कोई सरपंच है और उसकी जो है कार्यकाल के दौरान डेथ हो गई, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी, तो उसकी जगह खाली हो गई है, ठीक है। तो इसकी बात कहाँ की गई है, चैप्टर 2 में की गई है, ठीक है। और किसी और कारणवश अगर पद जो है खाली हो जाए तो उसे भी कैजुअल वैकेंसी कहते हैं। किसी भी कारण अगर वो रिज़ाइन कर देता है या कोई और कारण से भी जो वो पद है जो खाली हो जाए उसे बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। तो ये कार्यकाल, शपथ, इस्तीफा और कैजुअल वैकेंसी की बात कहाँ की गई है, ये की गई है आपकी चैप्टर 2 में। अब कौन सी धारा के अंडर क्या चीज़ आती है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कार्यकाल की, तो कार्यकाल चैप्टर 2 के अंडर आता है और धारा कौन सी है, धारा है आपकी 3, यानी कि धारा 3 के अंडर आता है आपका कार्यकाल, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का कार्यकाल कितना होगा, ये कहाँ लिखा गया है, ये चैप्टर 2 धारा 3 में लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें शपथ की, तो वो धारा 4 के अंडर आती है और चैप्टर 2 के अंडर आती है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की जो मेंबर्स होते हैं जिनका चयन होता है, वो जो शपथ लेते हैं वो कहाँ पे है, तो वो धारा 4 में है। इसके बाद इनका इस्तीफा धारा 5 में है और कैजुअल वैकेंसी जो है 6 में है। जैसा कि मैंने आपको बताया, धारा 3 से लेकर धारा 6 तक चैप्टर 2 में बात की गई है और चैप्टर 2 में कार्यकाल, शपथ, इस्तीफा और कैजुअल वैकेंसी की बात की गई है। तो धारा 3 में कार्यकाल आता है, धारा 4 में शपथ आती है, धारा 5 में इस्तीफा आता है और धारा 6 में कैजुअल वैकेंसी आती है। और ये कार्यकाल, शपथ, इस्तीफा हम बात किसकी कर रहे हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों की बातें हो रही है यहाँ पे। तो ये बात भी आपको ध्यान में रख के चलनी है, ठीक है। अगर हम बात करें कैजुअल इस्तीफे की, अगर हम इस्तीफे की बात करें तो इस्तीफा जो है पंचायत डिपार्टमेंट के डायरेक्टर को दिया जाता है और वो स्वीकार करेगा या नहीं करेगा उसे, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर सरपंच जो है अपना इस्तीफा देता है तो जो भी पंचायत डिपार्टमेंट का डायरेक्टर होगा, ऑफिसर होगा, उसके ऊपर वो उसे जो है अपना इस्तीफा सौंपता है और जो इस्तीफा है वो स्वीकार करना या ना करना उस पर डिपेंड करता है, भी वो इस्तीफा स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको इतनी सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा
और कमेंट करके जो है मुझे ज़रूर बताएं कि आपको सारी चीज़ें समझ आई या नहीं आई। अगर नहीं भी आई तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं सुधार कर सकूं और आपको अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से मेहनत करके आपको तैयारी करवा सकूं, ठीक है। और अगर अच्छी लगी तो फिर भी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता लगे कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, ठीक है, ताकि इसी तरह से हम आगे बढ़ सकें। चलिए आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं नोट। चैप्टर 3 से चैप्टर 6 तक जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। अब हमने 2 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें दोनों तीनों जो हैं उन्हीं के बारे में बात थी, यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जो जिला परिषद है सबके बारे में बात की गई थी पहले और दूसरे चैप्टर में, ठीक है। अब अगर हम देखें तो तीसरे चैप्टर में सिर्फ ग्राम पंचायत की बात होगी, ठीक है। तो अब जो है हम सिर्फ ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गांव के बारे में या ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। तो 3 से 6 तक का चैप्टर में क्या है, ग्राम पंचायत की बातें होंगी। तो हम तीसरे चैप्टर की अगर बात करें तो तीसरे चैप्टर में क्या आता है, धारा 7 से लेकर धारा 12 तक कहाँ बात की गई है, तो ये की गई है चैप्टर 3 में, ठीक है। अब चैप्टर 3 में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम उसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का जो गठन होता है उसके बारे में कहाँ बात की गई है, चैप्टर 3 में, ठीक है। ग्राम सभा का गठन और ग्राम पंचायत, ठीक है। पहले मैं आपको बता देती हूँ ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा का मतलब है कि जितने भी गाँव के मेंबर्स हैं उनमें से जिनका भी जो है वोटर कार्ड बना हुआ है, यानी कि जो वोट दे सकते हैं, जिनकी 18 से ज़्यादा उम्र है और वो उनका वोट जो है वो बना हुआ है, वो मतदान कर सकते हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो उन सब को ग्राम सभा बोला जाता है। तो आपके गांव में मान लीजिए कि 400 लोग हैं, ठीक है। उनमें से 200 लोग ऐसे हैं जो 18 से ज़्यादा की उम्र के हैं और उन सब के जो है वोट बने हुए हैं, तो वो 200 के 200 क्या हैं, ग्राम सभा के मेंबर हैं, ठीक है। तो वो होती है ग्राम सभा, ठीक है। और ग्राम पंचायत का गठन का मतलब है, ग्राम पंचायत क्या होती है, वो होती है जो ग्राम सभा के मेंबर जिन्हें चुनकर ग्राम पंचायत का मेंबर बनाते हैं। यानी कि जैसे आपके गांव में वोटिंग हो रही है सरपंच के लिए, ठीक है, तो वो ग्राम पंचायत का मेंबर हो जाएगा और ग्राम सभा के व्यक्ति ही उसमें वोट देंगे। जो वोट देंगे वही ग्राम सभा के व्यक्ति हैं, ठीक है, वही ग्राम सभा के मेंबर हैं। तो वही चयन करके ग्राम पंचायत का गठन करेंगे और वो क्या करेंगे, वोट देंगे तो हमारे सरपंच का जो है चयन होगा, तो वो ग्राम पंचायत का मेंबर हो जाएगा। तो ग्राम पंचायत को जो है चुनकर बनाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये पंच का, जैसे पंच होते हैं उनको भी क्या है, उनके भी वोट होते हैं, वोटिंग होती है और वोटिंग के हिसाब से ही पंच बनाए जाते हैं। तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, पंच और सरपंच होते हैं और उसे ही ग्राम पंचायत बोलते हैं। जो पंच और सरपंच होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ग्राम पंचायत बोलते हैं। तो इस तरह ग्राम पंचायत का गठन होता है और ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। तो आपको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो है दोनों चीज़ें समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के गठन के बारे में तीसरे चैप्टर में बात की गई है। तीसरे चैप्टर में धारा 7 से लेकर 12 तक हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन हो गया, उसके बाद ग्राम पंचायत के आरक्षित सदस्य, यानी कि कितने ग्राम पंचायत में आरक्षित सदस्य हैं उसकी बात कहाँ की गई है, ये भी चैप्टर 3 में बात की गई है, ठीक है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल, पहले हमने क्या देखा था, ऊपर पंच, सरपंच और ये जो अलग अलग जितने भी थे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, तीनों का कार्यकाल कहाँ पे बात की गई थी, वो की गई थी आपकी 2nd चैप्टर में, ठीक है। और 3rd चैप्टर में ग्राम पंचायत का कार्यकाल है, ठीक है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की मीटिंग के बारे में अगर बात करें तो वो भी कहाँ पे है, वो भी चैप्टर 3rd में है। ग्राम सभा की शक्ति और कार्य की बात कहाँ की गई है, तो ये भी चैप्टर 3rd में बात की गई है, ठीक है। तो चैप्टर 3rd में क्या क्या आ जाता है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत के आरक्षित सदस्य, ग्राम पंचायत का कार्यकाल, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की मीटिंग, ग्राम सभा की शक्ति और कार्य की बात जो है कहाँ की गई है, ये चैप्टर 3rd में की गई है।
अब बात आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ ग्राम सभा की शक्ति और कार्यों की बात हो रही है, ठीक है। यानी कि ग्राम सभा के पास क्या पावर होती है और उसके काम क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राम सभा के जो मेंबर होते हैं वो लोग होते हैं जो 18+ हों और जिनका वोट बना हुआ हो, ठीक है। जो मतदान कर सकते हैं वही ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो उनके पास पावर क्या है आप बताओ। उनको वोट देने का अधिकार है, तो वो अपनी मर्जी से, अपनी शक्ति के, अपने वोट का यूज़ करके ग्राम पंचायत का गठन कर सकते हैं। ये उनका पावर, उनके पास पावर हो गई। और उनका काम क्या है, वो ग्राम पंचायत का चयन करते हैं कि ग्राम पंचायत का मेंबर कौन बनेगा। ये काम कौन करता है, ये ग्राम सभा के मेंबर करते हैं, ठीक है। तो ये इसका कार्य होता है। अब बात करें तो कौन सी चीज़ किस धारा के अंडर आती है, तो उसकी बात हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का जो गठन है वो चैप्टर 3 में होता है। तो ग्राम सभा के गठन के बारे में अगर बात करें तो वो धारा 7 के अंडर आती है। अब क्वेश्चंस आपको जो है पेपर में ऐसे पूछे जा सकते हैं कि ग्राम सभा का गठन कौन सी धारा में दिया गया है, ठीक है। तो वो दिया गया आपका धारा 7 में, तो आपका उत्तर वहाँ धारा 7 हो जाएगा। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ग्राम सभा के गठन के बारे में किस चैप्टर में बात की गई है, तो 3rd चैप्टर में बात की गई है, ठीक है। और आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि तीसरे चैप्टर में किस चीज़ की बात की गई है, और आपको ऑप्शंस दे देगा। एक में दे देगा ग्राम सभा का गठन, एक में दे देगा जिला परिषद का गठन, या 2 कोई और ऑप्शन दे देगा। तो उसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ग्राम सभा का गठन जो है हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि तीसरे चैप्टर में ग्राम सभा का गठन आता था, ठीक है। और धारा 7 के अंडर आता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें, ग्राम सभा क्या है, कभी भंग नहीं की जा सकती है, लेकिन ग्राम पंचायत जो है भंग की जा सकती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद अगर हम बात करें ग्राम पंचायत का गठन, तो ग्राम पंचायत का गठन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ग्राम पंचायत को भंग किया जा सकता है, और ग्राम पंचायत का गठन की बात धारा 8 में की गई है। ग्राम पंचायत में क्या क्या आता है, सरपंच और पंच आते हैं, ठीक है। सरपंच यानी कि जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है व्यक्ति, जो गांव का मुखिया बनता है, वो होता है गांव का सरपंच, ठीक है। उसे मुखिया भी बोल सकते हो आप, प्रधान भी बोल सकते हो। तो वो हो गया आपका सरपंच। ग्राम पंचायत में सरपंच और पंच आते हैं, ठीक है। पंच जो हैं, पंचों का चुनाव कैसे किया जाता है, पंचों का चुनाव जो है वार्डों से किया जाता है, और पंचों की संख्या जो है 6 से 20 तक हो सकती है ये, ठीक है। सरपंच एक ही होता है, लेकिन पंच जो हैं 6 से लेकर 20 तक है हो सकते हैं, और इसके लिए अलग अलग वार्ड बनाए जाते हैं, और उन वार्डों में जो है चुनाव करवाए जाते हैं, ठीक है। तो उनसे जो चुनकर आते हैं वो व्यक्ति सारे पंच होते हैं, जिन्हें आप मेंबर्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात क्या है, सरपंच और पंच का जो चुनाव होता है वो गुप्त मतदान होता है। पीछे ही ग्राम सचिव के पेपर में साफ साफ क्वेश्चन पूछा गया था कि सरपंच का जो चुनाव होता है वो खुला मतदान होता है या गुप्त मतदान होता है। तो वो गुप्त मतदान होता है। तो ये बात भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आपको पता ही है, जब सरपंच के चुनाव होते हैं या पंच के चुनाव होते हैं तो एक वो रूम में मशीन अंदर लगी होगी, तो हम अंदर जाके बटन दबा के आते हैं, तो वो क्या है, गुप्त मतदान है, होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने पढ़ ली है धारा 7 पढ़ ली, धारा 8 पढ़ ली, और इसके बाद ग्राम पंचायत में आरक्षित सदस्यों की बात भी चैप्टर 3 में की गई है। तो ये कौन सी धारा के अंडर आते हैं, ग्राम पंचायत के आरक्षित सदस्य जो है धारा 9 के अंडर आते हैं। आरक्षित सदस्यों की संख्या जो है निर्धारित नहीं की गई है, ये अलग अलग गांवों में अलग अलग हो सकती है। यानी कि किसी गांव में ज़्यादा लोग होते हैं, किसी गांव में कम लोग होते हैं, तो उसकी संख्या जो है निर्धारित नहीं की गई है। तो उसके अकॉर्डिंग ग्राम पंचायत में आरक्षित सदस्य जो हैं अलग अलग गांव में अलग अलग हो सकते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। और ग्राम पंचायत में आरक्षित सदस्यों की बात करें तो वो धारा 9 के अंडर आते हैं, धारा 9 में उनकी बात की गई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आरक्षण की, तो पहले महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीट थी ग्राम पंचायत में, तो वो 1/3 यानी 33% थी। अब इसे बढ़ाकर जो है 50% कर दिया गया है, ठीक है। हम हरियाणा की बात कर रहे हैं।
ठीक है, हरियाणा में अब इसे 50% कर दिया गया है। और अगर बात करें तो महिलाओं में 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था, तो वो आपका बिहार है, जिसने सबसे पहले महिलाओं को 50% आरक्षण दिया था ग्राम पंचायत में। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें ग्राम पंचायत का कार्यकाल, तो ग्राम पंचायत के कार्यकाल की बात अगर करें तो वो धारा 10 के अंडर आती है। और ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है, ये 5 साल का होता है। अगर ये किसी कारण वंश पहले भंग हो जाती है, यानी कि ग्राम पंचायत जो है पहले भंग हो जाती है, सरपंच अपना पद छोड़ देता है या उसकी डेथ हो जाती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कैजुअल वैकेंसी, या किसी कारणवश वो इस्तीफा दे देता है, या किसी और कारणवश से अगर ग्राम पंचायत भंग हो जाती है, तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है इसका चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। सबसे पहले ग्राम पंचायत का कार्यकाल धारा 10 के अंडर आता है। दूसरी बात, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। और अगर ये भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना जरूरी होता है। लेकिन अगर कार्यकाल समाप्त होने में थोड़ा ही समय बचा है, यानी कि 6 महीने से कम समय बचा है, मान लो 5 साल पूरे होने को थे, लेकिन 4 साल पहले किसी सरपंच की डेथ हो गई, 4 महीने पहले, कार्यकाल पूरा होने से 4 महीने पहले जो है सरपंच की डेथ होगी, तो अब 4 महीने बचे हैं। 4 महीने बाद 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद तो जो रेगुलर इलेक्शन होते हैं उस हिसाब से चुनाव होना ही है। तो फिर वो क्या करेंगे, 4 महीने, उस 4 महीने के बाद ही जो वो है चुनाव जो होंगे, यानी कि 5 साल होने के बाद इलेक्शन होंगे। तो इसलिए 6 महीने से अगर कम समय बचा हो तो चुनाव जो है दोबारा से नहीं करवाए जाते हैं, तो वेट किया जाता है कि 5 साल पूरे हो जाएं और उसके बाद जो है चुनाव रेगुलर तरीके से करवा दिए जाते हैं। तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मीटिंग एंड क्वेरम ऑफ ग्राम पंचायत, ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है उसकी अगर बात की जाए तो वो धारा 11 में बात की गई है मीटिंग की। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मीटिंग जो है, मीटिंग की बात धारा 11, और चैप्टर कौन सा है हमारा 3 है। ये चीज़ आपको याद रख के चलनी है कि चैप्टर 3 धारा 11 में मीटिंग की बात की गई है। मीटिंग किसकी, ग्राम पंचायत की। ठीक है, और क्वेरम ऑफ ग्राम पंचायत का मतलब ये है कि जो कम से कम सदस्य जो है मीटिंग में भाग लेंगे वो कितने होंगे। तो क्वेरम का मतलब यही होता है कि कम से कम कितने सदस्य जो है भाग लेंगे, इसका मतलब होता है क्वेरम। ठीक है, तो आपको मैंने हिंदी में भी बता दिया और मैंने इसमें लिखा भी है। आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वहाँ लिखी हुई भी मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, 1 साल में कम से कम 3 मीटिंग हो सकती हैं, और मीटिंग को BDPO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर जो होता है वो बुला सकता है। और 1 साल में कितनी बार हो सकती है मीटिंग, कम से कम 3 बार। ठीक है, और अगर सरपंच जो है 2 या 3 मीटिंग में अब्सेंट रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकता है। ये बात भी कहाँ, चैप्टर 3 में बात की गई है, और कहाँ, धारा 11 के अंडर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, BDPO सरपंच को नोटिस भेजता है, यानी कि अगर वो अब्सेंट रहता है तो उसे पद से हटाए जाने के लिए जो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर होता है वो क्या करता है, वो सरपंच को नोटिस भेजता है कि आपने मीटिंग जो है क्यों नहीं ज्वाइन की या कारण क्या है, तो वो कारण पूछता है। तो अगर सरपंच अपनी अनुपस्थिति का कोई वाजिब कारण देता है तो उसे पद से नहीं हटाया जाता है, नहीं तो फिर उसे पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इसके बाद क्वेरम का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है कि मीटिंग में कम से कम कितने सदस्य जो हैं रहने चाहिए। अब मीटिंग जो हैं 2 होती हैं, एक सिंपल मीटिंग होती है, साधारण मीटिंग यानी कि ऑर्डिनरी मीटिंग, और एक होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक मीटिंग में क्या होता है, उसमें होता है कि 1/10 सदस्य जो है ज़रूरी होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक साधारण मीटिंग जो होती है उसमें 1/10 भी हो सकते हैं, या फिर 300 सदस्य, यानी कि विच एवर इज लेस का मतलब है जो कम होगा हम उसे लेकर चलेंगे। यानी कि अगर गांव में सदस्य ही 300 हैं तो वो 300 के 300 कैसे भाग लेंगे, क्योंकि वो ग्राम सभा के मेंबर ही नहीं हो सकते सारे, तो क्योंकि जो 18+ होंगे वही सिर्फ ग्राम सभा के मेंबर होंगे। तो 300
300 का आप 1/10 कर लीजिए, 30 मेंबर बनते हैं तो 300 तो बनता ही नहीं है, तो 1/10 जो 30 मेंबर्स हैं वो उस मीटिंग में जो शामिल होने ज़रूरी हैं, ठीक है। जो कम होगा वो आंकड़ा हम लेकर चलेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें पावर एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा, ठीक है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा की अगर हम बात करें तो ये धारा 12 के अंदर आती है। यहाँ देखिए आप ग्राम सभा के शक्ति और कार्यों की बात हो रही है। मैंने ऊपर भी आपको बताया था कि ये बात आप थोड़ा ध्यान रख कर चलिएगा। यहाँ ग्राम सभा की शक्ति और कार्य की बात हो रही है, कहाँ पे, धारा 12 में, ठीक है। और ये चैप्टर कौन सा है, 3rd चैप्टर है। तो आज हमने जो है 12 तक की धाराएं कर ली हैं, 3rd चैप्टर तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे और आगे की जितनी धाराएं होंगी वो पढ़ेंगे। और हम जो है एक एक लेक्चर करके, आज हमारा 2nd लेक्चर था, इससे पहले हमने 1st लेक्चर किया है। उसका जैसा कि मैंने आपको कहा कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और आई होप आज की वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ आई होगी। और PDF भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी मैं, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो टारगेट हरियाणा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर में जो बेल आइकन बन के आएगा उस पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम पर मिले। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।